हेलो दोस्तों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एंड यूपीपीएससी इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू फॉर द लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, lecturer ECE. Okay, and in the different panel uh, for the 143 seats, approximate 3 times students is called. Okay, approximate 450 students, approximate 450 students. I'm not going to get the exact data. 1:3, and the interview marks is 100 marks. And few of the students share their experience about their interview, current interview, what type of the questions and what's question asked in their interview board panel. Okay, so this is the few questions which some of the students had shared to us, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट यू शुड नो हाउ आर द क्वेश्चन आस्किंग इन द क्वेश्चन एग्जामिनेशन. देखिए, जिन फ्रेंड्स ने वो अपना सेशन शेयर किया था, वो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. उनसे सवाल जो पूछा गया था कि व्हाट इज AWGN. ओके, AWGN क्या है, वाई इन AWGN. ओके, तो एडिटिव वाइट गैसियन नॉइज क्या होता है, इज बेसिक नॉइज मॉडल यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन थ्योरी to mimic the effect of many random processes that occur in the nature. The modifiers denote specific characteristic. Additive because it is added to any noise that might be intrinsic the information system. Okay, आपने AWGN एक हमारा रैंडम चैनल्स भी होता है, और उसके बारे में आप डिजिटल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन थ्योरी का चैप्टर है वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है. जिस तरीके से सवाल पूछे गए, आप थोड़ा सा बेसिक्स पे लेके जाइएगा. अगर आपको पेन पेपर मिलता है तो वहाँ पे AWGN वाइट गॉइस, इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, क्यों ये फ्लैट होता है, वाइट की क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा. ठीक है, और जो वाइट चीजें, वाइट के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वाइट इसलिए होता है कि this refers to idea that the noise has the same power distribution at every frequency. अगर मैं इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में बात करता हूँ तो ये ठीक है, और इस तरीके से सारी जो फ्रीक्वेंसी हैं सेम पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. therefore white noise has a constant power spectral density across all the frequency. ठीक है, तो इस वजह से इसका जो नाम दिया गया वो वाइट दिया गया. तो वहाँ पे जो एग्जामिनर्स हैं वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उनको थोड़ा बेसिक टच से दीजिएगा कि वाई वाइट, वाई दीज थिंग्स. ओके, तो इस तरह से ये दूसरा सवाल जो हमने आपसे शेयर किया, ये डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के पैनल में पूछा गया. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड द सिक्वेंशियल सर्किट. जब हम लोग बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तब इस सवाल को बहुत पढ़ते हैं. अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बात करूं तो कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ टाइम इंडिपेंडेंट. The output it generates does not depends on its previous inputs. Okay, on other hand, sequential circuits are the one that depends on the clock cycles. They depend entirely on the past as well as the current inputs of the generating output. तो ये आपके जो मेन डिफरेंस हैं कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स में. ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आर दोज जहाँ पे हमारा जो आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता किसी भी प्रीवियस इनपुट्स पे, जबकि हमारा सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे, और उसमें क्लॉक साइकिल्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल्स के 2-4 पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ. जो कॉम्बिनेशनल होता है, इट
exhibit a faster speeds, comparatively easier to design, no feedback it present between the input and output. Combinational circuit depends on time, logic gates from the building blocks of each such circuits. One can make use of it both Boolean and arithmetic operations. They don't hold the capacity of storing any state. These circuits do not have a clock, thus they don't require any triggering. They do not process any memory element, so user can feasibly as well as the handle them. इनका एग्जाम्पल क्या है, डिमक्स बना लीजिए, आप मक्स बना लीजिए, डिकोडर इनकोडर, इस तरीके से हाफ एडर फुल एडर, तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में. बुलियन एक्सप्रेशन को जनरली हम लोग डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से. Sequential circuits के बारे में अगर मैं बात करूं तो depends on both past as well as the present input. It works at comparatively slower speed. The design of these circuit is comparatively much tougher than the combinational circuit. इनको डिजाइन करना थोड़ा टफ है. They are not easy in design. Feedback path exists between sequential output and input. ठीक है. The circuit is time dependent. Flip-flop constitute the building block of such a circuits. People mainly use them to storing the data and information. प्रेजेंटली आज के डेट में जो प्रैक्टिकल सर्किट्स डिज़ाइन हो रहे हैं डिजिटल वो सिक्वेंशियल हो रहे हैं. पीपल मेनली यूज देम फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. They possesses the capability of storing any data states or retaining a real state at any given points. Sequential circuit depends on clock. It usually requires triggering. They always possesses a memory element. Okay, memory elements की ज़रूरत होती है which store the previous stage information. A use may not be able to handle and use this circuit easily. Counters, flip-flops, registers, these are the example of the sequential circuits. So the next question is of the interview board panel is the difference between latch and flip-flop. So the major difference between flip-flop and latch is flip-flop is a edge trigger type of the memory circuit, while the latch is a label trigger type. It means that the output of the latch changes where the input changes. On the other hand, latch only changes its state whenever the control logic signal goes from low to high, high to low. Hope you understand. Latch only changes its states whenever the control signal goes from low to high and high to low. But in the flip-flop is H triggers. Okay. So this is the basic changes. और भी वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें. एस ट्रिगर्ड क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड क्या होता है, ट्रिगरिंग कैसे करते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनर पूछ सकते हैं जो भी बोर्ड में होते हैं. तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ के जाइएगा. डी फ्लिप फ्लॉप. व्हाट इज द डी फ्लिप फ्लॉप? जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, जो कैंडिडेट्स ने शेयर किया, वो डेटा फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा गया. और ये बोला गया कि इन डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ कि जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है ये बहुत जगह कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है. डी फ्लिप फ्लॉप विल एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो इन्वर्टर्स लगा देते हैं और उसके आउटपुट्स में क्रॉस कंजुगेट मोड में वहाँ से भी डी फ्लिप फ्लॉप जनरेट होता है. और वट एवर द लॉजिक लेवल इज अप्लाइड टू डाटा टर्मिनल सो लॉन्ग एज द क्लॉक इनपुट इज हाई, once the input is clock input goes. Okay, so what is the D stand for? देखिए D stands for delay, sometimes D stands for data. This flip-flop stores the value that is on the data line. It can be thought that as a basic memory cell. A D flip-flop can be made from set reset flip-flop by trying to set to the reset through an inverter. The result may be clocked. D flip-flop can be used as a create delay lines which are used in the digital signal processing systems. This application arises readily due to the fact that output of the synchronous D flip-flop is nothing but the input delayed by one clock cycle.
So this is the basic importance of this data flip flop, D flip flop. सो जब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको बेसिक चीज के बारे में बता सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बता सकते हैं, ट्रुथ टेबल के बारे में बता सकते हैं, उसका एक एप्लीकेशन बता सकते हैं, कैसे डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन होता है वो बता सकते हैं, क्लॉक पल्स का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्लॉक पल्स अपना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन जितना आप बताएंगे क्वेश्चन वहीं से अराइज होगा, तो कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना है आपको वहां पे आप अपनी ही स्टेटमेंट्स में फंस जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताएं और ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल बेसिक मैरिज मेनो में बहुत अच्छा कुछ दिया गया है, वहां से जो आप अपना अंडरस्टैंडिंग आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वहां से शुरू करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द रेस अराउंड कंडीशन, ओके। इन द रेस अराउंड कंडीशन क्या है, और वहां पे पूछा गया कि व्हाट इज द रेस अराउंड एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। देखिए क्या होता है कि रेस अराउंड कंडीशन जो होती है वो जे के फ्लिप फ्लॉप में होती है, जब j इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 होता है और क्लॉक भी 1 होती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन q आउटपुट विल बी टॉगल एज लॉन्ग एज क्लॉक इज हाई, ठीक है। आउटपुट टॉगल करने लगता है एज लॉन्ग एज क्लॉक इज हाई, विच मेक्स द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप अनस्टेबल और अनसर्टेन। जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो अनस्टेबल हो जाता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन इन द जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या होता है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू जेके फ्लिप फ्लॉप connected together in a series configuration. Out of this, one act as a masters and other act as a slave. The output from the master flip-flop is connected to the two inputs of the slave flip-flop, whose output is fed back to input of the master flip-flop. In addition to these two flip-flops, the circuit also includes an inverter. The inverter is connected to clock pulse in such a way that inverter clock pulse is given to the slave flip-flop. And other words, if clock pulse equal to 0 for a master flip-flop, then clock pulse equal to 1 for slave flip-flop. If clock pulse equal to 1 for master flip-flop, then it's becomes 0 for the slave flip-flop. और आपका जो आउटपुट है जो j इक्वल टू k इक्वल टू 1 हो जाता है, j इक्वल टू k इक्वल टू 1 पे जो आपका q आउटपुट है वो टॉगल करने लगता है, वो कंडीशन यहाँ से डिजाइन अराइज हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बेसिक्स में अपनी थ्योरी करिए, अगर आपको बोर्ड पे भेजते हैं तो वहाँ डिजाइन कर दीजिएगा, डिजाइन करके उनको थोड़ा बेसिक से समझाइएगा कि कैसे टॉगल कर रहा है, और पेन पेपर पे भी आप उनको बता सकते हैं। थ्योरेटिकल से ज़्यादा आप उनको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करके राइटिंग में ग्राफ से समझाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा वे फॉर्म से। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्सप्लेन इन द फ्लिप फ्लॉप, ओके। थोड़ा अच्छा लगता है उनको, ठीक है, कि यू शुड अंडरस्टैंड बेटर इन द डेप्थ। उन्होंने बोला कि अगला क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द ऑपरेम, ऑपरेम इज आल्सो एन एम्पलीफायर, देन व्हाई वी यूज द बीजेटी एज एम्पलीफायर। देखिए ये सवाल थोड़ा ऐसा सवाल था कि मतलब आपसे थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर विच इज़ यूज्ड इन द सो मेनी एप्लीकेशन। और आप ये बता सकते हैं कि ऑप एम्प को हम आईसी फॉर्म में बनाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं इस आईसीज में, और इसका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू हमारा एम्पलीफायर से। और यहाँ पे क्या होता है, ऑप एम्प इज गेन पैकेज that lets you nail down the performance of an amplifier against various non-linearities and the temperature changes and supply voltage changes. With enough gain, the amplifier performance is specified by the passive components, particularly resistors. Where transistors, you are dealing with a highly non-linear item, really that only acts a nice under very limited condition. तो एम्पलीफायर को हम लोग लिमिटेड कंडीशंस में काम कराते हैं, गेम लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू ओपैम। ओपैम में क्या होता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स होते हैं, कई सारे आईसी पैकेज होते हैं, तो कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, और उसके बाद हम ओपैम को कई जगह लॉगरिथमिक सर्किट में इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर कई जगह हम लोग इसको यूज करते हैं एज एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओवर द बीजेटी। आप लोग इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग अपने तरह से कैसे एक्सप्लेन करना है आप लोग अच्छे समझिए। ये क्वेश्चन जो था उसका जो बेसिक से आंसर था हम आपको देने की कोशिश किए।
देखिए अगला सवाल जो पूछा उन्होंने, व्हाट इज बायसिंग एंड कैन वी रन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदाउट बायसिंग। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डीसी वोल्टेज which help in the functioning of the circuit. A transistor is based in order to make the emitter based junction forward bias and collector based junction reverse bias so that it maintained in active region and work as amplifier. आपने देखिए मैंने आपको बताया बायसिंग क्या होता है। बायसिंग सिंपल से आपको बताना है, बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डीसी वोल्टेज विच हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द सर्किट। तो फंक्शनिंग ऑफ द सर्किट है, अगर आपने बायसिंग नहीं किया है तो सिस्टम काम नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। और एक ट्रांजिस्टर इज बाइस्ड इन ऑर्डर टू, यहाँ पे बायस्ड होगा, emitter based junction forward bias, collector based junction reverse bias so that it maintain in the active region of the Q point, और ये एम्पलीफायर की तरह हमारा काम करेगा। ठीक है, तो नहीं काम कर सकते। बायसिंग क्या है ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हाउ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एन एम्पलीफायर। देखिए ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, द थ्री टर्मिनल ऑफ द बीजेटी और ऑफ द बेस collector and emitter. A signal of the small amplitude applied to the base is available in the amplified form of the collector of the transistor. This is the amplification provided by the BJT. आप उनको थोड़ा सा ग्राफ बना के बता सकते हैं कि कैसे हमारा गेन होता है, करंट गेन कैसे होता है। और करंट गेन हम जब सिग्नल एसी सिग्नल्स देते हैं तो जो हमारा एसी सिग्नल है वो कैसे एम्पलीफाई होता है। तो ये चीज़ आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है और गेन क्या होता है, बेसिक चीज़ें। okay? What is the Q point of the transistor? Q point is the operating point of the device, also known as the bias point. The quiescent point is the steady state DC voltage or current at a specified terminal of an active device such a diode or transistor with no input signal applied. ठीक है, और the DC load line is also load line of the DC equivalent circuit defined by the reducing the reactive components to zero, replacing capacitor by open circuit and inductor by short circuit. It is used to determine the correct DC operating point, often called Q point. तो डीसी लोड लाइन के बारे में और क्यू पॉइंट के बारे में आपसे बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी डीसी लोड लाइन कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्यू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ये पता रहेगा तो आपसे इंटरव्यू में आपसे ये बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं अगर आपने डिवाइसेस से सवाल पूछा गया है तो। देखिए फुरियर सीरीज क्या होती है, व्हाट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रैक्टिकल लाइफ। देखिए बेसिकली क्या होती है, फुरियर सीरीज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियोडिक सिग्नल, नॉट पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए नहीं होती है। फुरियर सीरीज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पीरियोडिक सिग्नल इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन वेव्स। इन मींस पीरियोडिक सिग्नल्स को उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में हम डिकम्पोज करने के लिए यूज करते हैं। In other words, it is allowed to use to model an arbitrary periodic signal with a combination of sines and cosines. Fourier series has many such applications in electrical engineering, vibration analysis, acoustic, optics engineering, signal processing, image processing, quantum mechanics, econometrics, cells theory and all. तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक से आपको स्टार्ट करना होगा एक एग्जांपल्स के साथ। व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द AWGN, व्हाट इज सिग्निफिकेंस। तो ये स्टेप सिग्नल होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जो पीएचडी आती है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्रू आउट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूनिफॉर्म होती है। और यही एक सबसे इसका बड़ा एडवांटेज है कि नॉइस का एडिशन आसानी से हो जाता है हमारे वेव सिग्नल्स के साथ। ठीक है, थोड़ा ये इनका एक्सपीरियंस था जो कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू कल हुआ और उन्होंने ये बताया। और मेरी तरफ से ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा थ्रू आउट द इंटरव्यू बोर्ड जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, 750 जर्नी इज ऑलरेडी completed. Interview is of 100 marks. Generally, they are giving marks in the range of 40 to 72 depending on your performance in interview. Be honest with you what you have done in your life till date. Start from basic. जितना आप बेसिक उनको बताएंगे उतना आसान रहेगा उनके लिए। कोई भी हाई फाई टर्म मत यूज़ करिएगा, हाई फाई टर्म मत यूज़ करिएगा जिसमें आप खुद फंस सकते हैं। ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स, हाईली सीनियर्स एट द एज ऑफ द रिटायरमेंट आर रिटायर्ड। सो आप उनको बिल्कुल भी ब्लफ मत करिएगा, वो सब कुछ पता होता है। जहाँ पे आप उनको ब्लफ करते हैं उनको आपको मार्क्स में बिल्कुल दिक्कत देंगे। टर्न योर इंटरव्यू टुवर्ड्स योर स्ट्रॉन्ग एरिया। एक आर्ट होती है यार, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप अपने इंटरव्यू को फोल्ड करने की कोशिश करो। ऐसे आंसर आपको देने की ज़रूरत है कि आपका इंटरव्यू आपके स्ट्रॉन्ग जोन में ही मूव करे। तो उससे आपका इंटरव्यू एक तो अच्छे से निकल जाएगा और आपको मार्क्स
अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस है, हाई मार्क्स। तो फ्रॉम द विद्या मंत्रा टीम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट। एंड जिन कैंडिडेट्स का भी कमिंग टाइम में इंटरव्यू है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उनको। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपने एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन किया है, इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। आप वहाँ पे अगर आपसे सब्जेक्ट्स पूछा जाए तो 2 सब्जेक्ट्स उनको बताइए। अगर वो आपसे कहते हैं कि और सब्जेक्ट्स की बात करिए, तब आप उस तीसरा सब्जेक्ट्स बताइए। तो लेकिन पहले आपको 2 अपने स्ट्रॉन्ग्स बताने हैं, क्या पता उसी में सारे क्वेश्चंस मूव करने लगें, ठीक है? लेकिन अगर आपसे आउट ऑफ जो सब्जेक्ट्स आप तैयार करके नहीं गए हैं और अगर वहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक्स पता है, तो उनको आप बताइए कि सर ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, केवल बीटेक में हमने एक टाइम पे पढ़ा था, बट हमें बेसिक्स पता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमने पढ़ाई नहीं की है। बहुत क्लियरली आप उनको बता दिए, ठीक है? थैंक यू। प्लीज़ इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिनका एक्सपीरियंस अभी आने वाले टाइम में जिनको इंटरव्यू देना है, ओके? और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। विद्या मंत्र चैनल पे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करते रहते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।